हेलो बच्चों, तो आई बिलीव कि आपका नीट का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि लास्ट 1-2 साल से पेपर बहुत इजी आ रहे थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, एकदम से आ जा रहे थे, पर इस बार ऐसा नहीं है। बॉटनी और ज्योग्राफी दोनों में क्वेश्चंस टाइम टेकिंग थे, थोड़ा समय लगा है, लेंथी ऑप्शंस थे, ज्योलॉजी में भी और बॉटनी में भी। जिस तरह के पेपर हम लोग क्लास में आपको दिया करते थे, बिल्कुल वही पैटर्न है, सेम पैटर्न आप जानते हैं। तो हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। मेरे पास पेपर कोड Q2 है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ज्योलॉजी के बॉटनी में है, कुछ बॉटनी के ज्योलॉजी में है। तो जो ज्योलॉजी के क्वेश्चंस हैं वही मैं डिस्कस करूंगा, बाकी रवि से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 151 अगर हम देखें, इन अ जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज ADA डिफिशियंसी है, तो बार बार लिम्फोसाइट को, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है, बार बार उसको बच्चे में डालना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है वो इमॉर्टल नहीं होते, वो मर जाते हैं कुछ समय बाद, तो बार बार इन्फ्यूजन होता है। इसमें फोर्थ ऑप्शन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल्स है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने NCERT में भी पढ़ा है, क्लास में बताया गया है कि ये मॉर्टल जो है ना, ये मॉर्टल हो जाते अगर इनको एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम इन्फ्यूज करते हैं। हम कॉपी ADA जीन को अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जिनमें इसकी डिफिशियंसी हो, तो वो उस पर्सन के साथ ही मरता है, उसमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जिस बच्ची में जीन थेरेपी हुई 4 साल की, उसमें क्या था कि जन्म के बाद तो लिम्फोसाइट क्या है, हमें बार बार डालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। 152 और आसान क्वेश्चन है, बायोमॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, माल्टोज बनता है। वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, उसको डबल कर लीजिए, सभी को, कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, और आप जानते हो कंडेंसेशन रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, H2O माइनस कर दीजिए तो आंसर होगा 3C12H22OH, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिसीज एंड इट्स सिम्टम? कौन सी डिसीज करेक्टली मैच्ड है? पहला ही ऑप्शन है इसमें ऑर्थराइटिस, ऑर्थस मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, अब यही लिखा हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन गलत क्यों है? टेटनी में बोल रहा है हाई Ca2+ लेवल, उल्टा बोल रहा है, लो Ca2+ लेवल होता है तब टेटनी होती है। दूसरा, मायस्थीनिया ग्रेविस को जेनेटिकल डिसऑर्डर बोला, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ऑटोइम्यून बोला, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। तो दोनों में उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो गए। आंसर हो गया आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 156, वो ज्योलॉजी का है, वो भी आसान है। लिप ट्यूब इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, आप जानते हो ये IUD है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, और ये नॉन मेडिकेटेड है, तो थर्ड आंसर हो गया नॉन मेडिकेटेड ICD। इतना आसान क्वेश्चन है, मुझे दूसरे ऑप्शन डिस्कस करने की यहाँ जरूरत है नहीं। 157, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ये स्टेटमेंट 1 है, सही बात है। डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते वो ब्लड में डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरा, स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज फॉर लैक्टेज कैरी काइलम वाटर इनटू लिम्फेटिक वेसल एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है ना। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, पहले लैक्टेज में जाते हैं काइलम वाटर के फॉर्म में, वही उन्होंने दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट में, तो आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 150, ये भी स्टेटमेंट वाला है। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, जी नहीं, फिब्रिन। जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स हैं वो थ्रोम्बिन नहीं है, फिब्रिन होता है, गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, बचपन से रहते हैं आप, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आंसर हो गया 4। 159, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्किकल अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, पर सारे ऑप्शन जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें वही देखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला ऑप्शन करेक्ट है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, आसान। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 160, ये भी स्टेटमेंट वाला है। इस बार असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन खूब आए, स्टेटमेंट 1 और 2। तो पहला है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज द कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस द कोल्ड सेल एज फॉरेन बॉडी, सही बात है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में यही तो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर दुश्मन मानता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स, ये बात गलत है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस खुद एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी सेल्स पर अटैक करेगा,
इन्होंने लिखा है डज नॉट अटैक सेल्स, मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर थर्ड है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। ये बोल रहा है ऐसा नेचुरल सिलेक्शन जिसमें ज्यादा इंडिविजुअल एक्वायर करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू, मतलब आप जो ग्राफ बनाते हो तो मीन वैल्यू से इधर या इधर दोनों में से एक तरफ ज्यादा वैल्यू को एक्वायर करते हैं, आप जानते हो डायरेक्शनल मीन वैल्यू स्टेबलाइजिंग होता है, और अगर एक्सट्रीम वैल्यूज को करें तो डाइवर्सिफाइंग होता है। तो इसने ये लिखा है कि नेचुरल सिलेक्शन में मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू डायरेक्शनल चेंज। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन है। 165 नाइट्रोजन पेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट बाय बर्ड्स करती है। पेलेट या पेस्ट आप खड़े रहते हैं, पेट नीचे अचानक से टप से आवाज आती है ना, तो बर्ड्स की होती है क्योंकि यूरिक एसिड होता है, सो वाटर जो है नाम मात्र का होता है। अगर ज्यादा होता तो पेलेट नहीं बनता और टप से नहीं छप से आवाज आती, ऐसा नहीं। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा बर्ड है। ऑर्निथोरैक्टस आप जानते हो मैमल है, सैलमेंड्रा, हिप्पोकैम्पस फिश है, पेवो क्रिस्टेटस वो बर्ड है। तो आंसर हो गया 167 which of the following is present between the adjacent bones of vertebral column। तो वर्टिबल कॉलम के बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, इसका मतलब कौन प्रेजेंट होगा, कार्टिलेज। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट। 167 का 2। if the length of DNA molecule is 1.1 मीटर, अब कौन सा डीएनए वो टाइप नहीं दिया है तो आप जानते हो हमें बी डीएनए लेना होता है ना। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स, बेस पेयर्स कितने होंगे, अरे 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर्स होते हैं, ठीक है। 10 बेस पेयर्स में 33 जो है नैनोमीटर होता है। तो सीधी सी बात है कि 1.1 में 3.3 × 10⁹ है, ठीक है। 33 नैनोमीटर जो है ना वो बेस पेयर्स की दूरी होती है 10 बेस पेयर्स की, और दो के बीच में 3.3 या 3.4 दूरी होती है। उसके आधार पर कैलकुलेशन कर लेंगे। वैसे आपको डायरेक्ट भी बताया गया है तो उसी से डायरेक्ट बताया। 169 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से restriction endonuclease recognizes specific sequence super DNA known as palindromic nucleotide sequence। बिल्कुल सही बात है। आरई जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। मैंने बोला था, जब मैंने बोला था प्रिपेयर करी तो बोला था कि आरई को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बीटी कॉटन भी बोला था, आरएनए बोला था। तो यहाँ देखिए आरई पे क्वेश्चन है, सही है एकदम। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के बीच से थोड़ा सा दूर से कट करता है, ये भी सही बात है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही। तो आंसर हो गया 173। At which stage of life the oogenesis process is initiated? oogenesis फीमेल्स में होता है और आप जानते हो कि जन्म के पहले से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। आंसर 2। 25 वीक ओल्ड फीमेल फीटस में सारे ओवोनिया बन चुके होते हैं और कोई नया ओवोनिया लेटर ऑन इन लाइफ नहीं बनता, ठीक है। तो आंसर है इसका 2। 172 assertion reason क्वेश्चन है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल सही बात है। सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं, पर सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते क्योंकि कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा भी आता है, वो वर्टिब्रेटा नहीं होता। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। सही बात है। वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम आता है, तभी तो उन्हें वर्टिब्रेटा में रखते हैं। दोनों सही हैं और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है इस चीज को। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। मतलब आंसर क्या हो गया, एक्सप्लेन कर रहा है ना कि सारे के सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। और वर्टिब्रेटा क्यों है, क्योंकि नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम से। एग्जैक्टली इसको वो बता रहा है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका 1। टेगमिना इन कॉकरोच आप जानते हो मीजोथोरेसिक विंग है, नॉन फ्लाइंग विंग है, विंग कवर है, और मेटाथोरेक्स में फ्लाइंग विंग आते हैं। तो टेगमिना कहाँ से राइज करता है, मीजोथोरेक्स से। बता देना ही काफी, एक्सप्रेशन की बहुत जरूरत नहीं होती। 181 Which of the following function is not performed by secretion of salivary gland? नंबर 1 कंट्रोल बैक्टीरिया पॉपुलेशन इन माउथ करता है क्योंकि लाइसोजाइम होता है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही बात है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन माउथ। अगर आप खाने को आराम से चबा चबा के खाएंगे तब, यानी कि ब्रेड सैंडविच जैसे मुंह में डाल और धक्का देते हुए चले जा रहे हैं कि कोचिंग जाना है, तब नहीं। तीसरा है लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी। बिल्कुल म्यूकस होता है तो लुब्रिकेट करता है ओरल कैविटी को, ठीक है। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, जी नहीं, वो स्टार्च को तोड़कर डाइसैकेराइड बनाता है माल्टोज, उसका डाइजेशन अब यहाँ नहीं होगा, वो इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए
सही नहीं है, तो यही हमारा आंसर है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता सेल। तो फोर्थ डायरेक्शन ऑफ डायस्पर्म। 183 फिर से स्टेटमेंट, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये बिल्कुल सही बात है। स्पर्मिएशन का मतलब ये होता है जब वो सर्टोली सेल को छोड़कर स्पर्म हट जाए और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। दूसरा है स्पर्मायोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मायोजेनेसिस में स्पर्म स्पर्मेटेड मॉडिफाई होकर स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोगोनिया नहीं, उसके अलग स्टेप है। तो यहाँ पर जो इन्होंने लिख दिया कि स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया में तो भी जब माइटोसिस होगा फिर मियोसिस होगा, वो स्टेप अलग है। आखिरी स्टेप होता है जब स्पर्मेटेड चेंज होता है स्पर्मेटोजोआ में, गोलू मटोलू रहता है, बाद में उसमें हेड आता है, एक्रोसोम आता है, नेक आता है, मिडिल पीस आता है, तब वो चेंज हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। तो बात समझिए गलती कहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया से नहीं, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनना है, स्पर्म वो होता है स्पर्मायोजेनेसिस, वो प्रोसेस है। तो एक 1 करेक्टेड 2 इनकरेक्ट आंसर हो गया 3। अच्छा 187 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंटीरियर, पहले जो काम करते हैं सही है, ए का 4। बी है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, इम्प्लांटेशन को। बी का 1, यही मिलाएंगे सब मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इसमें करेक्ट, बाकी सब आप जानते हैं आसान। 190 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। ओरिसाइड होना चाहिए, सही बात है। मार्कर जीन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर, सही बात है। सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए किसी आरी के लिए, वो भी सही बात है। पर फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट। अगर एक ही आरी के लिए 2 या 2 से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो हमें वेक्टर का फ्रेगमेंट मिलेगा, और फ्रेगमेंट मिलेगा तो दैट विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस। तो इसलिए ये डिजायरेबल फीचर नहीं है। कौन सा? 4। आगे देखते हैं 192, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें लिखा है एक ऑप्शन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि बर्थ के समय नहीं होता, इनेट इम्यूनिटी होता है बर्थ के समय। एक्वायर्ड का मतलब ही कि बाद में एक्वायर करेगा, और स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 193, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्पोरा। जॉइंट डायस्पोरा में एट्रिया में रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल में रिलैक्स कर रहा है। 70% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है उस समय, और 30% जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाकी और स्टेटमेंट गलत है। क्या गलतियाँ बताता हूँ। ये कह रहा है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, नहीं, एवी नोड नहीं, ऐसे नोड करता है। दूसरा है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तब खुलते हैं जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, भी नहीं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को पुश करने के लिए। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड तभी खुल जाते हैं जब ब्लड का प्रेशर एट्रिया में बढ़ता है, वो खोल देता है। और ये बंद तब होते हैं जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसका मतलब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के लिए एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी नहीं है उनके खुलने के लिए, ठीक है। और चौथा, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल, नहीं, प्रेशर जब घटता है तब सेमिलुनर वॉल क्लोज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सही। एक जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं क्योंकि जैसे हैबिटेट में रहते हैं उसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टोरेज दोनों का काम। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल सही बात है, सारे मैमल्स में होमोलॉजी है, चाहे वो बैट हो, चाहे वो रैट हो, चाहे वो हॉर्स हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो व्हेल हो, तो बताता है कि हम कॉमन एंसेस्टर से आए, इसीलिए हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, सही जगह से अराइज करते हैं। चौथा है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, जी नहीं, पेंगुइन जो है वो बर्ड है, डॉल्फिन मैमल है, और दोनों में होमोलॉजी नहीं है, उनके फ्लिपर्स में होमोलॉजी नहीं है, एनालॉजी है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं और कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी हुआ। इसमें क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं ना। हाँ, एक इसमें दिया है स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। उसने इंसुलिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा है,
उसने बोला है कौन सा स्टेटमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए करेक्ट है। इसका मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई इंसुलिन है उसके बारे में स्टेटमेंट होगा तभी उसको देखना है। वो स्टेटमेंट सही भी हो सकता है मगर वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो पहला है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन्स एक्स्ट्रा स्पेक्स ऑफ सी पेप्टाइड, ये बिल्कुल सही बात है। अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में प्रो हार्मोन होता ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं करी जाएगी। दूसरा इसने सही दिया हुआ है ए और बी चेन्स पेप्टाइड जो है ना अलग अलग से हमने बनाई और डाइसल्फाइड फिर से जोड़ा, इसी से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनी। और इसी से पहले स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि हमने ए और बी चेन अलग से बनाई और दोनों को जोड़ दिया, सी चेन की बात ही नहीं आई। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल इंसुलिन की बात नहीं कर रहे, वहाँ सी चेन होती है, बात सही है। तो बी इसमें सही है अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करें। तो सी देखिए इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज स्टेटेड फ्रॉम कैटल्स एंड पिग होगा, मगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन तो बात हुई नहीं ना, आप तो वहाँ से नेचुरल हम लाते थे। डी प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग नेचुरल एंड फंक्शनल हार्मोन, ये बात भी सही है प्रो हार्मोन, पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रो हार्मोन की कोई बात ही नहीं है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जी रिएक्शन टू फॉरेन इंसुलिन, ये भी सही है। जब पिग से लेते थे तो कुछ पेशेंट को एलर्जी हो जाती थी उससे, मगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे स्टेटमेंट में बी स्टेटमेंट ऐसा है जो रिलेटेड है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से, इसलिए बी ओनली आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बढ़िया क्वेश्चन। 198 देखिए सेरेथी इंटरेस्टेड रिगार्डिंग साइनेप्स, सारे यहाँ इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनेप्स से रिलेटेड है, मगर जरा देखिए impulse transmission across a chemical synapse is faster than electrical synapse, एकदम बल्कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ज्यादा फास्ट होता है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स पास होती है, गैप जंक्शन बन जाता है, डायरेक्ट पास जाती है impulse, केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होता है, यही सब ऑप्शन इसमें है और चौथा ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199, which of the following are not the effect of parathyroid hormone, कौन सा पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है। स्टिमुलेटिव प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, ये उसका इफेक्ट है क्योंकि बोन को डिसॉल्व करता है, डेंसिटी कम करता है। दूसरा Ca2+ लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में, जी नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब ये एक ऑप्शन हो गया कि ये इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो इंक्रीज करता है Ca2+ लेवल में। तो बी हमारा एक ऑप्शन बन गया, तो सही हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। तीसरा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Ca2+ बाय रीनल ट्यूब्यूल, करता है रीअब्जॉर्प्शन Ca2+, तो ये तो करता है, हमें बताना जो नहीं करता। डी देखते हैं डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ Ca2+ फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, गलत है, वो इंक्रीज करता है, मतलब डिक्रीज तो नहीं करता ना, तो ये भी एक ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही हो गया। इसके बाद देखिए ये है इंक्रीज मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जी नहीं ऐसा नहीं करता, तो ये जो ऑप्शन हो गया इसका मतलब बी डी एन ई ओनली, आंसर क्या हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 200, अब इनको मैच दी फॉलोइंग करना है यार। ब्रोंकियोल्स के बारे में सीलेटेड एपिथेलियम होती है ताकि हवा के साथ जो गंदगी जा रही है सीधे उसको बाहर सर्व कर दे। गॉबलेट सेल की अगर हम बात करें तो ग्लैंडुलर टिश्यू है क्योंकि वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। दो मिला के सब मिल जाएगा बेटा, पहला ही आंसर है इसमें। बाकी टेंडन आप जानते हो डेंस रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू है, रिपोर्ट टिश्यू लूज कनेक्टेड टिश्यू है, कितना आसान। अच्छा कुछ बायोटेक के क्वेश्चन अभी और बचे हैं जो बॉटनी वाले सेक्शन में थे, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 ये भी एसर्शन रीजन का है। इन्होंने कहा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, सही बात है, पीसीआर से एम्प्लीफाई करते हैं, सही। दूसरा इसमें लिखा है कि एम्फोसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टिव मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात भी सही है कि ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम एम्फोसिलिन का यूज करते हैं और उसका पीसीआर से डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं है। तो भैया दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, पर सेकंड वाले का फर्स्ट से रिलेशन नहीं कोई डायरेक्ट, तो ए और आर करेक्ट है, पर आर करेक्ट एक्सप्रेशन ए का नहीं है, मतलब आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसका मतलब आपको देखना है इनमें कौन सा स्टेटमेंट या तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए गलत हो या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड ना हो, ऐसे ही देखा जाता है। तो पहला क्या बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्टैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूजन, इनिशिएटिव लिखा है, सही बात है। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथेरियम ब्रोमाइड, हां इथेरियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, यूवी रेज के अंदर देखते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर आता है। ये फोर्थ ऑप्शन लिखा है कि ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्टेन्ड इन जेल रिस्पॉन्स यूवी रेज, परंतु थर्ड ऑप्शन देखिए द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल, जी नहीं, ब्लू कलर नहीं ऑरेंज कलर आता है, और ब्लू कलर कॉलोनी ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड वो अलग चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया थर्ड। अच्छा 118 के बाद
ये क्वेश्चन है 126, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, कॉकरोच में भी रख सकते हो क्योंकि वहां भी पढ़ते हो आप, मगर ये है बायोमोलिक्यूल का, क्योंकि ऑप्शंस को देखिए क्यूटिन, सेलुलोज, काइटिन, ग्लूकोसामीन। तो एनिमल किंगडम का क्वेश्चन नहीं हुआ, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन हुआ। कई लोग बोल रहे हैं एनिमल किंगडम में से एक और भी क्वेश्चन आ गया, नहीं बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, ऑप्शन भी देखा जाता है, तब डिसाइड करते हैं उसको कहाँ रखना है। कई सारे मैं वीडियोस देखे लोग कह रहे हैं यार इसको दोनों में रख सकते हैं, अरे रखने को तो बॉटनी को जूलॉजी में, जूलॉजी को बॉटनी में भी रख सकते हैं, पर ऑप्शंस को देखिए ना, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ये कॉकरोच का क्वेश्चन नहीं हुआ। पर हाँ बायोमोलिक्यूल कॉकरोच में है, काइटिन जो आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो कॉकरोच से एक ही क्वेश्चन आया है जैसा हर साल आता है, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। एक और 144 देखते हैं, इसने कहा कि पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इको आर होगा GATTC, आंसर 2 है, क्योंकि उल्टा सीधा एक समान, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, यहाँ 6 अक्षर का है। अगर ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट कांस्टेंट तो सेम आना चाहिए, केवल सेकंड में देखो GATTC 5 प्राइम 3 प्राइम, और दूसरे स्टैंड में भी GATTC। बाकी ना भी पता हो आपको इको आर का, तो आप जरा देखिए कहीं भी 5 प्राइम से 3 प्राइम दोनों स्टैंड को पढ़ रहे हैं तो एक जैसा ही नहीं रहा, इसका मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो नहीं है जो आपका, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो करेक्ट सेट तो CDE है, क्या क्या करेक्ट है, जिंजरी ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हैज रिमेन ऑयल इन विंटर, उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है सही। डी देखिए, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लिपिड वाटर में सॉल्युबल होती है, ऑर्गेनिक सॉल्युबल होती है, बिल्कुल सही है। ये देखते हैं कि फैटी एसिड का एस्टरीफिकेशन ग्लिसरॉल से करा दे तो मोनोग्लिसराइड बनता है, एकदम सही। तो ये तीनों सही है, ये आंसर है, मगर 2 क्यों गलत है वो देखते हैं। लेसिथिन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये नहीं, फॉस्फोलिपिड है। डी सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस वन और मोर C डबल बॉन्ड, ये नहीं, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 151, बाकी हमने सारे क्वेश्चन देख ही लिए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये जूलॉजी का पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन आसान थे, लेंथी थे, उनको कठिन लगा जो बहुत आसान मान के गए, जो मान के गए थे कि अब बहुत आसान आता है, 2 साल से ऊपर लाइनर ही आते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हुई, टाइम लगा। और जो लोग प्रिपेयर थे इसके लिए उनका बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर सही से आप पढ़े तो 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आसान थे, मगर हाँ रिलेटिवली वो कठिन थे पिछले साल, इसमें मेरिट में 5 से 10 नंबर कम होगा बायोलॉजी से, ठीक। थैंक यू।